शब्द का जो प्रतिपादन है, इस शब्द का जो सिद्धांत है, वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर द्वारा दिया गया है। और इस पुनर्बलन कौशल को प्रतिपुष्टि कौशल भी कहा जाता है। इस कौशल का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। पुनर्बलन एक ऐसी तकनीक है जो व्यक्ति में या छात्रों में सही व्यवहार को प्रदर्शन करने की संभावनाओं को बढ़ाने में सहायक होती है। पुनर्बलन के प्रयोग के द्वारा हम अपने व्यवहार में कुछ चेंज ला सकते हैं। इसलिए शिक्षण कार्य के दौरान पुनर्बलन कौशल महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ पर हम पुनर्बलन कौशल की एक परिभाषा देख लेते हैं। W.F. हील के अनुसार इन्होंने पुनर्बलन को क्या कहा है। पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। अनुक्रिया मीन्स हम जो कुछ कार्य करते हैं उस कार्य का क्या है, परिणाम है। और यदि हमें पुनर्बलन मिलता रहता है तो भविष्य में जो कुछ अनुक्रियाएं होती है उन अनुक्रिया की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे की प्रशंसा करते हैं या उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे पुरस्कार देते हैं, तो क्या होता है, वह खुश हो जाता है, वह उत्साहित हो जाता है और अपने कार्य को क्या करता है, और भी अच्छी तरह से करने लगता है। तो जो शिक्षण कार्य होता है, उस शिक्षण कार्य में भी शिक्षक को पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करना चाहिए। इस कौशल का प्रयोग करके हम छात्रों की जो क्रियाएं होती है उसे और प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए इस क्रिया को पुनर्बलन कौशल कहा जाता है। अब हम यहाँ पुनर्बलन कौशल के प्रकार देख लेते हैं कि जो पुनर्बलन होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो जो पुनर्बलन होता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन और सेकेंड है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पर 2 चीज़ बताई गई है, एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। अब हम यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एक स्किल, एक लेसन प्लान बनाने के लिए, यहाँ पर हम पुनर्बलन कौशल के घटक देख लेते हैं। यहाँ हम पुनर्बलन कौशल के 7 घटकों का अध्ययन करेंगे, 7 घटकों को जानेंगे। तो सबसे पहला घटक है शाब्दिक धनात्मक सकारात्मक पुनर्बलन, मीन्स पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। तो क्या होता है कि शब्द मतलब शाब्दिक मीन्स बोलना और सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव। जब हम कुछ भी ऐसा वर्ड बोलते हैं जो कि पॉजिटिव से भरा हो, जब भी बच्चे कोई कार्य करते हैं या हम उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं और वो आंसर को सही देता है, अच्छा कार्य करता है, तो हम क्या करते हैं, उसे अच्छा बोलते हैं, गुड बोलते हैं, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, शाब्दिक पुनर्बलन। अब सेकेंड है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। अशाब्दिक मीन्स यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों की पीठ थपथपा देते हैं, अपना हाँ में सिर हिला देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, यहाँ हम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। थर्ड है शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। यहाँ शब्द कैसे है, नेगेटिव। तो कभी कभी क्या होता है कि क्लास में यदि कोई स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है तो हम क्या कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, आपको उत्तर देते नहीं आता है, बंद करो। इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाते हैं। तो ये हो गया शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। अब 4th नंबर का है अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। ये भी नेगेटिव पुनर्बलन है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ हम क्या करते हैं, टीचर गुस्से से देखता है, नाराज़गी जताता है या चाक या डस्टर को फेंकता है, पटकता है, तो ये हो गया नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। लेकिन एक शिक्षक को जो 3rd नंबर का और 4th नंबर का जो घटक है उसे अपनी टीचिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए। एक स्वभाव में गुस्सा सबको आता है, लेकिन
हम एक शिक्षण कार्य के दौरान इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। 5th नंबर है छात्र के उत्तर को पुनः दोहराना, रिपीट करना। जब हम किसी एक बच्चे से आंसर पूछते हैं और उस बच्चे को आंसर नहीं आता है और कोई अन्य बच्चा उस आंसर को देता है, तो हम क्या करते हैं कि जिस बच्चे ने आंसर दिया उस बच्चे के आंसर को सबके सामने दोहरा कर बता देते हैं। तो ये हो गया छात्र के उत्तर को पुनः दोहराना। 6th नंबर है अतिरिक्त संकेत देना। जब भी कोई बच्चा कोई कार्य करता है, किसी आंसर को देता है या कोई सा भी प्रैक्टिकल वर्क करता है, तो यदि वो अच्छा करता है तो हम उसे एक्स्ट्रा संकेत भी दे सकते हैं। हूँ, हाँ, अच्छा कर रहे हैं, और बोलो, और बताइए। इस प्रकार के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें अतिरिक्त संकेत कहा जाता है। और 7th नंबर का है श्याम पट्ट का उपयोग करना। जब भी हम किसी बच्चे से किसी प्रकार का क्वेश्चन करें या सवाल करें, तो जब बच्चा आंसर देता है और वो आंसर ऐसा है कि जो सभी को पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम उस आंसर को उठाकर ब्लैक बोर्ड पर रख देंगे। जैसे हमने किसी से किसी के प्रकार पूछ लिए, किसी संख्या का पूछ लिया, तो इन सारी चीज़ों को हम श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत ये 7 घटक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन घटकों के आधार पर ही हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। जो हमारी पाठ योजना बनाई जाती है उसके अंतर्गत इन सारे घटकों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक पाठ योजना देख लेते हैं। हम पुनर्बलन कौशल की एक पाठ योजना देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वही सामान्य सी जानकारी लिखना है। कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, अवधि, कालांश, ये सारी सामान्य जानकारी आपको हर लेसन प्लान में लिखना ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कक्षा के अंदर बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं या पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। तो आज हम उसी के आधार पर एक पाठ योजना तैयार की है। हमने बच्चों को भोजन के बारे में पढ़ाया था। अब हमने उसी से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लिया कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। बच्चे ने उस पाठ को अच्छे से समझा था तो उसने आंसर दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार अब हम अपने घटकों का प्रयोग करते जाएंगे कि ठीक है, आपने सही उत्तर दिया, गुड, वेरी गुड। इस प्रकार कंटिन्यूटी हम बच्चों से 5 से 10 मिनट के अंतर्गत हमने जितना भी टॉपिक पढ़ाया उससे संबंधित क्वेश्चन करते चले जाएंगे और आपने जितने भी घटक देखे हैं उन सब घटकों को बीच बीच में प्रयोग करते चले जाएंगे। हमने यहाँ पर जो पुनर्बलन कौशल है उसके 7 घटक देखे हैं और उन 7 घटकों के अंतर्गत 5 घटकों का मुख्य रूप से प्रयोग होना चाहिए। आपको मैंने बताया था जो 2 नेगेटिव वाले घटक है उन घटकों को यूज़ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम एक पूरी पाठ योजना तैयार कर लेंगे और जो पाठ योजना है वह हमें 5 से 10 मिनट के अंदर जितनी बन सके उतनी ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। इस प्रकार पाठ योजना बनाने के बाद लास्ट में वापस से आपको निरीक्षण तालिका बनाना है और उस निरीक्षण तालिकाओं में आप टैली करोगे कि आपने इस लेसन प्लान के अंतर्गत कितने घटकों का प्रयोग किया। अब हम यहाँ पर जो पुनर्बलन कौशल है वो किस प्रकार अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी बनाता है या इस कौशल के जो उद्देश्य है वो किस प्रकार शिक्षण में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले कक्षा अनुशासन में सहायक। पुनर्बलन कौशल अनुशासन में महत्वपूर्ण सहायता करता है, छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। यदि हम बच्चों को पुनर्बलन देते रहेंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता चले जाएगा और जो बच्चे हैं वो अभिप्रेरित भी होते चले जाएंगे और जो शिक्षण प्रक्रिया है उस शिक्षण प्रक्रिया में गुणवत्ता आती जाएगी और जो छात्र और विद्यार्थी है वह सक्रिय बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार पुनर्बलन कौशल अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए एक शिक्षक को पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करना चाहिए। आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। कल मिलते हैं